नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा और उनसे हम जानेंगे अलग अलग कमोडिटी की बारीकियाँ। हमारे साथ होंगे जिग्नेश मेहता साहब जो कि MD हैं डिवाइन सॉलिटायर्स के। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज़ के और अमित खरे साहब हैं गंगानगर कमोडिटी के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं डायमंड की खबर के साथ, क्योंकि डायमंड को लेकर आप देखिए जिस तरह से गोल्ड में एक तूफानी तेज़ी आई और गोल्ड में तूफानी तेज़ी के बीच डायमंड की चर्चा थोड़ी कम हो गई। हालांकि डायमंड के दाम बढ़े नहीं, तो जो लोग डायमंड ख़रीदना चाह रहे होंगे या ख़रीदे होंगे उनके लिए राहत की बात ये रही होगी कि डायमंड में उतनी बेतहाशा तेज़ी नहीं आई जिस तरह की तेज़ी हमने गोल्ड में और सिल्वर में देखी। और डायमंड पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं जिग्नेश मेहता साहब जो कि MD हैं डिवाइन सॉलिटायर्स के। जिग्नेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस के स्टूडियो में। और हमने गोल्ड की बात बहुत की है, डायमंड की बात भी की है, लेकिन मैं अब जानना चाहता हूं कि क्या गोल्ड की रफ्तार के बीच डायमंड की चमक कुछ फीकी पड़ी है? मृत्युंजय जी नमस्कार। देखिए, डायमंड हमेशा चमका है पहले से और अभी भी चमक रहा है और चमकता रहेगा। गोल्ड में 101% बहुत अच्छा भाव की बढ़ोतरी आई है। वो अच्छा ही है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ ही रहा है। बट उसके सामने डायमंड में भी जो इमोशंस बहुत अच्छे प्ले होते हैं। और ये साल स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे इंडस्ट्री के लिए, कि डायमंड की जो डिमांड है, जो कंजम्पशन है, वो ये साल काफ़ी अच्छे रही है। और दिख रहा है कि इंडिया में डायमंड का कंजम्पशन बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। तो इंडिया में कोई डायमंड की कंजम्पशन में कोई कटौती नहीं है, कोई गिरावट नहीं है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि डायमंड की डिमांड में कोई कमी नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत में डायमंड की डिमांड बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने की संभावना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अब मैं आता हूँ प्राइस के ऊपर। आप जरा हमें ये बताइए पिछले कुछ दिनों का प्राइस ट्रेंड क्या रहा है डायमंड का। अगर मैं आपसे इस साल का ट्रेंड पूछूं जनवरी से लेकर अब तक, तो डायमंड की कीमतें क्या स्थिर रही हैं, बढ़ी हैं, घटी हैं, क्या हुआ है? देखिए मृत्युंजय, डायमंड में ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सीधा आंसर ये है कि लगभग 60 से 8% प्राइजेज ये साल में कम हुआ है। जनवरी से लेकर अब तक की बात करें तो ओवरऑल मैं देखूं तो पीक से शायद 25% के आसपास कम हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि लास्ट 2.5 साल से डायमंड के प्राइस थोड़े कमज़ोर रहे हैं और धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। उसमें से लास्ट 6-8 महीने में लगभग 7-8% कम हुए हैं। सो ये बात क्लियरली दिखने में आ रही है कि ओवरऑल प्राइसिंग में ये चेंज दिख रहा है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि पीक से 25% डायमंड के दाम घटे हैं और इस साल में 7 से 8%। 7 ठीक है, तो इस साल 7 से 8% डायमंड के दाम घटे हैं और पीक से 25% तक की गिरावट आई है। लेकिन अब जरा हमें ये बताइए कि अब यहाँ से आगे क्या डायमंड के दाम कुछ और घटने वाले हैं? देखिए, ये जो गिरावट है, अभी आप खुद ही देखिए, ये जो गिरावट है वो पहले 2-3 साल से काफ़ी थी, मगर अभी पिछले 6-8 महीने से काफ़ी कम होने लगी है। और आगे जाके दिख रहा है कि ये और ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है पूरी डायमंड के प्राइसिंग की पूरी स्टोरी, क्योंकि आगे माइनिंग ही बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है। तो ओवरऑल ये डिमांड एंड सप्लाई का पूरा फंक्शन है, जिसमें हमको दिख रहा है कि डायमंड के प्राइसिंग का अभी जो लोएस्ट बॉटम पॉइंट है वो ऑलरेडी आ चुका है। शायद और 1-2% इधर उधर हो जाएगा, मगर और 10% गिरावट होए वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये एक तरीके का आप समझ लो ऑलमोस्ट बॉटम आने को आ चुका है। और ये बात कंज्यूमर्स भी थोड़े बहुत समझने लगे हैं। मुझे ये चीज़ आज के ये जो अभी फेस्टिवल गया उसमें क्लियरली दिखने में आया कि कंज्यूमर भी अभी बहुत सारे कंज्यूमर्स डायमंड खरीद रहे हैं और डायमंड ज्वेलरी और ज़्यादा बाय कर रहे हैं, थिंकिंग कि ये बॉटम आ चुका है। ओके, ठीक है। तो आप देखिए जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो अपने दर्शकों को बताएंगे भी लिख के जो आप बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए और इसी को लिखिए आप। ये है, आप ये कह रहे हैं कि इस साल डायमंड के दाम 7 से 8% गिरे हैं और पीक से जो मतलब जो डायमंड का पीक बना था प्राइस का, पीक से 25% तक की गिरावट डायमंड की कीमतों में आ गई है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि अब यहाँ से आगे डायमंड की कीमतों में ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है,
मतलब ये कि डायमंड की कीमतों में गिरावट अब पूरी हो चुकी है। 3 महत्वपूर्ण बातें आपने बता दी, हेडलाइन है हमारे लिए। बिल्कुल। अब जरा हमें ये बताइए कि डायमंड की बारीकियों को हम कैसे समझें। जब आप ये कह रहे हैं कि डायमंड की कीमतें गिरी हैं, तो हम किस डायमंड की के बारे में समझें कि इसके दाम घटे हैं या उसके दाम घटे हैं? देखिए मृत्युंजय जी, इसमें ऐसा है कि डायमंड जो है वो हमेशा एक एस्पिरेशनल वैल्यू रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं। तो जो अच्छी क्वालिटी के डायमंड है वो इवन आज की तारीख में रेयर है और ज़्यादा डिमांड में भी है, तो उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है, थोड़ा क्वालिटी में वीक होता है, वो डायमंड की कीमतें ज़्यादा गिर रही है और आगे गिरेगी भी। तो वहाँ पे प्रॉब्लम, अभी आपको मालूम ही नहीं है कि ये क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। किसी के बात में आके, किसी के बातों में आके आपने कुछ खरीद लिया, तो वो 101% वो चीज़ आप फ्यूचर में आप देखेंगे तो वो नहीं होने वाली है। कस्टमर और ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, तो वो जो ख़राब क्वालिटी का माल है उसमें गिरावट आ सकती है, अच्छी क्वालिटी के माल में ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। टू नेम द क्वालिटी, जैसे DEF, VVS, VS वाले जो क्वालिटी का माल है उसमें एक्चुअली गिरावट कम हुई है और आगे जाके उसमें तो बढ़ना भी चालू हो जाएगा भाव, ऐसा दिख रहा है क्लियरली। और उसमें जो आप पूछ रहे हैं कि कैसे मालूम करें कि ये चीज़ क्या है और क्या नहीं है, तो उसमें हमेशा डायमंड में एक तो सर्टिफिकेट का भरोसा रहता है, मगर उससे भी आगे आप ब्रांड्स पे भरोसा कर सकते हो, जो ब्रांड्स पे आपको विश्वास है। आज मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हो चुके हैं जो अपना खुद की आइडेंटिटी भी बना रहे हैं और वो क्वालिटी में उल्टा कस्टमर को और स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट क्वालिटी दे रहे हैं और वो उसमें कस्टमर कभी भी गलत नहीं जा सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जरा हमारे ऑडियंस को ये बताइए जिग्नेश जी कि अगर कोई डायमंड खरीदने जाए, मैं चाहता हूं कि डायमंड की ABCD हमारे ऑडियंस समझें, बताएं। इससे पहले मैं आपके पास आऊँ, हमारे साथ एक दो और एक्सपर्ट हैं, उनका भी एक मार्केट व्यू लेते हैं। हमारे साथ भाविक पटेल भी हैं और अमित खरे भी हैं। भाविक जी, आप डायमंड ट्रैक करते हैं सर? माफ कीजिए मृत्युंजय जी, मैं इतना क्लियरली नहीं ट्रैक करता। अच्छा, खरे जी, आप डायमंड ट्रैक करते हैं? सॉरी, मैं भी मतलब जी डायमंड ट्रैक नहीं करता। अच्छा, आप भी ट्रैक नहीं करते। अच्छा, हम जब डायमंड की बात करें तो बीच बीच में थोड़ा सा गोल्ड मैं चाहता हूँ कि इसमें आए, जैसे आप ये कह रहे हैं कि डायमंड का मार्केट बॉटम आउट हो गया है, अब यहाँ से ज़्यादा डायमंड में गिरावट की गुंजाइश नहीं है, तो क्या गोल्ड का मार्केट टॉप आउट हुआ है भाविक जी डायमंड के मुकाबले? आई थिंक यस, गोल्ड में अगर देखें तो थोड़ा बहुत फ्रॉड जरूर बिल्डअप हो रहा है। ऑल्दो हम देख रहे हैं कि ये जो यूएस की इलेक्शन है उसकी वजह से एक बड़ा फैक्टर है। बट आई थिंक एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद जो कहते हैं कि बाय द रूमर और सेल द न्यूज़, वो शायद हो सकता है, क्योंकि गोल्ड इज़ वेरी मच ड्यू फॉर करेक्शन। मुझे लग रहा है कि नए चीज़ें नेक्स्ट ईयर ज़रूर से दिख सकते हैं, बट उससे पहले करेक्शन ज़रूर से ड्यू है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन से आ सकता है। ठीक है, ओके, तो वो कह रहे हैं करेक्शन आ सकता है। अब लेकिन जिग्नेश भाई, हमारे ऑडियंस को आप ये समझाइए कि जब वो डायमंड खरीदने जाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या देखना चाहिए डायमंड खरीदने में? देखिए, डायमंड हमेशा एक 3 चीज़ों का एक बैलेंस है। एक है उसकी डिज़ाइन, मतलब आप कितना अच्छा ब्यूटीफुल चीज़ पहन रहे हो। दूसरी उसमें बात है इमोशन, क्या पर्पस से आप डायमंड गिफ्ट कर रहे हो या पहन रहे हो। जनरली वो गिफ्टिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है डायमंड में, जैसे एंगेजमेंट रिंग्स होता है, वगैरह वगैरह। और तीसरी जो बात है वो उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी वैल्यू होती है। तो ये 3 चीज़ का बैलेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा कस्टमर को ये तरीके से देखना चाहिए कि क्या वो पर्पस से ख़रीद रहे हैं। अभी उसको अगर शादी में पहनना है, कुछ डिज़ाइन वाली चीज़ पहननी है, तो हमेशा वो छोटे स्मॉल डायमंड ज्वेलरी की डिज़ाइन जा सकते हैं। मगर अगर इमोशन की बात है, अगर इन्वेस्टमेंट की बात है, अगर एसेट वैल्यू की बात है, तो सॉलिटेयर ज्वेलरी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन चुकी है। बहुत सारे लोग सॉलिटेयर ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, जब वो एंगेजमेंट के एज में आते हैं तो स्पेशली उनको सॉलिटेयर रिंग को एक्सचेंज करने की खास एक इच्छा होती है, एक एस्पिरेशन होता है। वो एक सिंबॉलिक वैल्यू बन जाता है अपने रिलेशनशिप्स के लिए। तो ये एक ट्रेंड दिख रहा है इंडिया में सॉलिटेयर ज्वेलरी का बहुत अच्छे तरीके से। और उसमें मैं एक खास बात बताना चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि उसमें आपको खास देखना है कि उसका जो कट है, उसका जो क्राफ्टमैनशिप है, वो एकदम सही होना चाहिए। वो जहाँ से आया है डायमंड, वो आपको चेक करना चाहिए कि वो गलत जगह से नहीं आया, गलत सोर्स से नहीं आया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप चीट नहीं हो रहे हो।
मेन तो आजकल इतने मिलावट वाला माल कभी कभी आ जाता है, तो वहाँ पे आप चीट नहीं होते हो, वो खास आपको ध्यान रखना है। अच्छा अच्छा, डायमंड में डिस्काउंट का क्या कैलकुलेशन होता है जब खरीदने जाए कोई तो? सर ऐसा है कि डायमंड की जो क्वालिटी है उसमें बहुत सारे चीज़ें आती है। वो गोल्ड जैसा जितना सिंपल नहीं है। गोल्ड आज आप एक खाली 24 कैरेट है या 22 कैरेट है, एक पॉइंट पे आप गोल्ड का क्वालिटी मेजर कर सकते हो। डायमंड में हम लोग 123 क्वालिटी पे चेक करते हैं, पैरामीटर्स पे चेक करते हैं क्वालिटी। और ज़्यादातर लोग जो है वो 25, 30, 40 पैरामीटर तक चेक करते हैं। तो हर एक पैरामीटर पे उसके प्राइस चेंज हो जाते हैं। तो आप अगर देखिए तो मेन जो पैरामीटर्स जो हम सबको मालूम है वो कट, क्लैरिटी, कलर और कट, क्लैरिटी, कलर और क्लैरिटी, ये चार जो पैरामीटर्स है वो सबसे मेन 4 C's जो बताते जाए। अच्छा, तो वो एक फंडामेंटल डायमंड का प्राइस एस्टेब्लिश कर लेते हैं। उसके अलावा और 119 पैरामीटर है जिसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें, छोटी मोटी चीजें आती है। तो उसमें भाव का फर्क जो होता है वो लगभग आप समझ लीजिए 5% से लेके 50% तक का फर्क अच्छा, अलग-अलग भाव में आ अलग-अलग जाता कैटेगरी है। ये बाकी के 119 पैरामीटर की वजह से। तो आपका चारों चार पैरामीटर मान लो सेम टू सेम है, आपका सेम साइज का डायमंड है, सेम कलर, सेम क्लैरिटी और सेम कैरेट का डायमंड है, वेट का डायमंड है, सब सही है, फिर भी 50% का फर्क आ सकता है ओनली बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स। तो कंज्यूमर तो कई बार इसमें कंज्यूमर उसमें कभी कोई उसमें बेवकूफ़ बना सकता है, वो बात बिल्कुल आपकी सही है। और इसीलिए ब्रांड्स बनाने वाले लोग कम होते गए हैं, ये फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, मगर फिर भी हो सकता है। और आज की तारीख में एक नई चीज जो आ गई है, कैसे बचें? इतना संभव तो नहीं है कि 119 पैरामीटर हम चेक करें। एकदम सही बात। तो उसका एक सबसे इजीएस्ट और सबसे बेस्ट रास्ता ये है कि जो ब्रांड्स है जो आजकल लेबोरेटरी सर्टिफिकेट से भी बियॉन्ड जाके कस्टमर को कॉन्फिडेंस देते हैं डायमंड की क्वालिटी के बारे में, तो वैसे ब्रांड्स आपको समझने चाहिए। आप देखिए कहाँ पे, तो वो ब्रांड्स आपको, जैसे आप आईफोन खरीदते हो या मर्सिडीज कार खरीदते हो तो आप थोड़ी ना इंजन चेक करते हो, हर एक बार आप नट्स एंड बॉल थोड़ी चेक करते हो। तो आप बिलीव करते हो कि मर्सिडीज का इंजन कभी फेल नहीं हो सकता है। तो वैसे ही जैसे हम डिवाइन सॉलिटर्स, हम लोग हमारे ग्राहकों को 100% कॉन्फिडेंस देते हैं बियॉन्ड इवन लेबोरेटरी सर्टिफिकेट्स। अच्छा, रेट कैसे चेक करें कि डायमंड का क्या रेट है? मान लीजिए मैं जा रहा हूँ दुकान पे, हाँ, तो डायमंड जो गोल्ड का रेट तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। एकदम डायमंड के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है, थोड़ा सा ग्रे एरिया है उसमें मृत्युंजय जी। और उसमें एज डिवाइन सॉलिटर्स हमने ये प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। हमारे पास एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, जहाँ पे आप कभी भी जाओ, आप अपने घर पे बैठ के आपके डायमंड का प्राइस चेक कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, आपको अगर वापस बेचना है तो आप लिक्विड वैल्यू आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा मिल जाएगा विदाउट एनी डिले। मतलब आप समझ लो गोल्ड जैसा सिचुएशन डायमंड में आ गया है, वैसा डिवाइन सॉलिटर्स हमने हमारे ग्राहकों के लिए पूरा सेटअप कर दिया है। देयर आर अदर ब्रांड्स जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे कर सकती है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ला पाई है, मगर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में ये ट्रांसपेरेंसी ज्यादातर मिसिंग है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया जिग्नेश भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डायमंड मार्केट की तमाम बारीकियों पर डिटेल में खुलकर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब डायमंड के बाद हम बात करते हैं गोल्ड की। अब जरा आप बताइए खरे जी, यूएस में चुनाव है कल और उससे पहले गोल्ड का मार्केट अलर्ट मोड में है, तो आपके हिसाब से गोल्ड में आज ट्रेड क्या करें? बिल्कुल मिथुन जी, ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ी सी सावधानी इस वीक में ट्रेडर्स को रखनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, कल चुनाव है, उसका रिजल्ट आएगा, फिर चाइना की तरफ से जो है स्टिमुलस पैकेज का भी ऐलान होगा और फेड की इंटरेस्ट रेट का भी डिसीजन इस वीक में है। अब ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जाए तो खरीदारी का ही ट्रेड में इंट्राडे के लिए रिकमेंड करूंगा। 78,400 के आसपास दिसंबर वायदा बोर्ड में फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स को करनी चाहिए। 78,850 रुपए का इंट्राडे का टारगेट रहे, वहीं पे 78,200 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करें। प्योरली इंट्राडे ट्रेड रहेगा। आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी क्या है भाविक जी? गोल्ड में क्या करना चाहिए? यस, देखिए इंट्राडे की अगर स्ट्रेटेजी है तो मुझे भी लग रहा है कि आज देखिए बहुत सीमित दायरे में है, क्योंकि कल रिजल्ट आने में, कल तो नहीं पर कल इलेक्शन है और वेडनेसडे तक हमें शायद रिजल्ट पता चले, तो उससे पहले मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है। आई थिंक सीमित दायरे में ही रहेगा, बट आज के दिन 78,300 से 78,250 के बीच में जरूर से एक बार बाय कर सकते हैं, 78,100 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट ऊपर का रहेगा 78,600 का। बट कैरी मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी जैसे बताया कि काफ़ी डेटा सेंट्रिक है और गोल्ड में मूवमेंट भी आ सकती है, बट इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से इवनिंग में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ओके,
ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में आपको करना क्या चाहिए। अब आते हैं सिल्वर पे। चांदी पर खरे जी आपका व्यू? सिल्वर में बिल्कुल खरीदारी का ही ट्रेड है। लेवल का खासतौर से ध्यान रखना है। 94,500 रुपये के आसपास अगर दिसंबर वाला सिल्वर मिलता है वापस फिर से, तो खरीदारी करें। 96,000 रुपये तक का टारगेट आज का देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 93,500 रुपये के नीचे का रहेगा जी। ओके, ठीक है। चांदी पर आपका व्यू भाविक जी? जी, मेरा भी खरेजी से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि देखिए आज अगर हम देखें तो बेस मेटल्स थोड़े चिपके हैं, तो उसकी वजह से चांदी में भी थोड़ी चमक दिख रही है गोल्ड के कंपैरेटिवली, क्योंकि ये वीक ये चाइना की तरफ से स्टिमुलस आने वाला है, तो उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि बेस मेटल्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो ये भी हेल्पफुल है चांदी में। तो आज मुझे लग रहा है कि चांदी में 94,700 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं 95,700 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 94,400 का। और गोल्ड के और सिल्वर के मुकाबले आई थिंक मुझे इवनिंग सेशन में सिल्वर ज़्यादा प्रेफरेबल है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। अब आते हैं कच्चे तेल में। और कच्चे तेल पर आप देखिए कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि लास्ट वीक कच्चा तेल जो लास्ट वीक का फर्स्ट हाफ था, मतलब मंडे ट्यूसडे में गिरावट का माहौल बना, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई और अब ये खबर आ गई है। और ये खबर हमने आपको लास्ट वीक भी बताई थी कि ऐसा होने वाला है, और ऐसा हो गया है कि ओपेक प्लस ने उत्पादन बढ़ाने का जो उनका फैसला था उसको 1 महीने के लिए टाला है। इसलिए टाला है ताकि कच्चे तेल की गिरती कीमतों को सपोर्ट दिया जाए, और सपोर्ट मिला भी है। 3% कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। आप जरा बताइए खरे जी कि क्या क्रूड में अभी और तेज़ी बाकी है, या फिर जो बाकी के फंडामेंटल कमज़ोर हैं, चाहे वो चाइना की डिमांड वाली बात हो या सप्लाई वाली बात हो, इससे मार्केट बहुत बढ़ेगा नहीं? क्या लगता है आपको? चार्ट के लिहाज से देखें तो 5625 के आसपास का इसका लो था अभी 4 दिन पहले क्रूड ऑयल का। वहां से एक अच्छी रिकवरी प्राइसेस में देखने को मिली। लग रहा है ये रिकवरी 6200 के आसपास तक और एक्सटेंड हो सकती है, तो 6000 के आसपास क्रूड ऑयल में खरीदारी की जा सकती है। मेरे को लगता है वीकेंड तक 6200 रुपये तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे के लिहाज से 6100 रुपये तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 5940 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर। आपका व्यू भाविक जी, क्रूड में भी गिरावट या तेजी? देखिए इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि तेज़ी रख सकते हैं 6100 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 6000 का। बट जो ट्रेडिंग है पर्सपेक्टिव वो थोड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि अगर ट्रम्प साहब जीते हैं तो वो ज़्यादातर ओपेक शेल का है, उसके प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से वापस मार्केट में दबाव आएगा। और मुझे लग रहा है कि ये रैली जो है वो सस्टेनेबल तभी होगी, या तो इधर डिमांड बढ़ेगी, या तो फिर जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है वो थोड़ा और बढ़ सकते हैं, जैसे कि ईरान इजराइल पे अटैक करते तो ही। अदरवाइज मुझे लग रहा है 6100 से 6150 के करीब एक बार ये जो रैली है वो थोड़ा फिजल आउट हो सकती है। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव बाय कर सकते हैं 6100 के टारगेट के लिए। राइट, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। और पहला सवाल है हनुमंत का। पूछिए हनुमंत जी। हेलो सर। जी पूछें। दीपावली जी हार्दिक शुभेच्छा सबको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। सर ये एनजी और क्रूड में क्या करने का अभी खरीद सवाल है जरा। एनजी और क्रूड में इनफैक्ट अभी हमने बात की भी है। बताइए खरे जी फिर से, नेचुरल गैस और कच्चे तेल में क्या स्ट्रेटेजी? क्रूड ऑयल में जैसा कि डिस्कस किया अभी 6000 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 6100 रुपये इंट्राडे का टारगेट रख सकते हैं, और वीकेंड तक 6200 रुपये के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 5940 का मेंटेन करके चले। नेचुरल गैस ने वापस फिर से 230 का इसका जो सपोर्ट था वो ब्रीच किया है। प्राइसेस 220 के आसपास है। 222 224 के आसपास अगर मिलता है तो बिकवाली करें। 230 रुपये के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। ओवरऑल देखा जाए तो 207 रुपये के आसपास के भाव नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं जी। ओके, ठीक है, तो इस पे आप नज़र रखिए। 219 रुपये 30 पैसे का भाव अभी नेचुरल गैस का है। आज इसमें गिरावट का माहौल है। 3% के आसपास नेचुरल गैस के दाम गिरे हैं। मेटल में कॉपर कैसा लगता है आपको भाविक जी? कॉपर में क्या किया जाए? आई थिंक कॉपर में बाय करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पता है कि चाइना के जो हाँ है, आई थिंक फ्राइडे को वो लोग स्टिमुलस जाहिर करेंगे, और वो भी पहले देखेंगे कि कौन आ रहा है। अगर ट्रम्प जीतता है तो मुझे लग रहा है 10 to 20% वो लोग ज़्यादा फिस्कल स्टिमुलस दे सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प के आने से ट्रेड टैरिफ भी आ सकती है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सारे बेस मेटल्स है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, और आई थिंक फ्राइडे से पहले मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा करेक्शन आ सकते हैं। आई थिंक कॉपर 847 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं 854 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 843 का।
अच्छा, कॉपर के अलावा मेटल में और कोई काउंटर आपको दिख रहा है खरे जी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये कॉपर को मैं बिल्कुल पहले नंबर पर रखूंगा, जैसा कि भावेश जी ने डिस्कस किया है, ओवरऑल बाय का ही ट्रेड रहेगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम पे भी फोकस ट्रेडर्स को करना चाहिए। 238 रुपए के आसपास प्राइसेस अगर मिलते हैं तो खरीदारी करके चलना चाहिए। 235 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 242 से लेके 250 रुपए तक के टारगेट मेरे को लग रहा है एक हफ्ते में कॉपर एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी होगी एल्युमिनियम पे। इस पर भी आप नज़र बनाकर चलें कि किस तरह का ट्रेड इसमें आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कल के मार्केट में भाविक जी, एग्री में आपका फोकस कहाँ पे होगा? देखिए, एग्री में अगर स्पाइस कॉम्प्लेक्स देखें तो वैसे भी अभी मंडी अगर है तो बंद है, तो उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें ज़्यादा प्राइस देखने को मिल सकती है। बट गोवार पैक है, उसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी वो एरिया आ रहा है कि जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत वैल्यू बाइंग दिख लगती है। हालांकि अभी डिमांड देखें तो डिमांड कम है, उसकी वजह से प्राइसेस में दबाव है। बट ये हमने पहले भी देखा है कि 5150 5100 के करीब जब भी प्राइसेस आता है तो वहाँ से बाइंग ज़रूर से इमर्ज होती है। तो क्योंकि अच्छी खासी करेक्शन भी देखने को मिल सकती है, मिल गई है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है शॉर्ट के लिए। तो एक बार अगर नीचे थोड़ा आता है 5150 के करीब तो 5100 के स्टॉप लॉस एक अच्छी बाइंग बन सकती है गोवा सीड में। ऊपर का टारगेट 5350 से 5400 देख सकते हैं। राइट, चलिए बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, शुक्रिया खरे जी आपका भी जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।